गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे, इसमें और भी नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। इस चक्कर में मैंने आपको ये पीडीएफ अभी तक नहीं दी है। गुड इवनिंग भाई, बहुत बढ़िया। कल वाली शीट नहीं मिली क्वेश्चंस की। हाँ रानी, उसका एक रीजन यही है, इसमें और भी क्वेश्चंस जो है थोड़ा ऐड किए हैं। इसके अलावा आंसर की मेरे को लास्ट पेज में आपको दे देनी है, ताकि आप लोग बाद में फिर भूल जाते हैं कई लोग क्लास लेने के बाद कि आंसर कौन सा था, तो वो चीज ना हो। ठीक है ना। इवन पीडीएफ तो आपकी पेंडिंग है ही इस बार। एक बार मैं सारी ही एक साथ दे दूंगी, जो मैं सारी मीन्स जो अभी तक की 3-4-5 पीडीएफ है, ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि पढ़ाने में डिस्कशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। पीडीएफ में लिमिटेड चीजें ही लिखी जा सकती हैं। बहुत बढ़िया, कम करा दीजिए क्लासेस थोड़ी, रमजान चल रहे हैं, सारा अटेंड नहीं कर पाती हूँ। राबिया चलिए मैं बात करती हूँ इस बारे में। वैसे तो क्योंकि अगर कम कराएंगे तो फिर वही है, सिलेबस की दिक्कत आएगी, और जो पेंडिंग रह जा रही है उनको सैटरडे संडे में कंप्लीट कर लो, है ना। कितनी भी बार देख सकते हो राम आप, ऐसा क्लास देखने की कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जब रिकॉर्डेड क्लास पहुंच जाती तो आप कितनी भी बार देख सकते हो। यूट्यूब पे आज वीडियो ही जाएगा। अभी पढ़ाई तो कल हम, वॉइस गूंज रही है। अच्छा चलिए समझते हैं। देखिएगा फटाफट से। कल हमने ये कुछ क्वेश्चंस, आज कुछ 31 के करीब क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल ही कर लिया था, अगर किसी को ना याद हो तो मैं बता देती हूँ। सॉरी, थोड़ी सी, हाँ हाँ यार, एनर्जी तो पूरी है, बस तबीयत थोड़ी ढीली है, बाकी तो सब सही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बढ़िया चल रहा है सब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो कल ही हमने इस पे बात कर ली थी कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का क्या मतलब है। तो वो जगह नहीं जहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है अलग अलग अप्रोच। मैंने सिस्टम और स्कूल का एग्जांपल लेके भी आपको बताया था, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर के एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बनाते हैं। यानी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है थॉट ऑफ साइकोलॉजी। कुछ लोग हैं, कुछ विचार हैं जो एक स्कूल या एक थॉट, एक ग्रुप में है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रेफर्स टू। अब ये एक और क्वेश्चन सेम टॉपिक से आपके सामने, यानी मनोविज्ञान का संप्रदाय जो टर्म है, से हमारा तात्पर्य क्या है। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के स्कूल। साइकोलॉजी यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए साइकोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वो है, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान, या फिर ये एक ही बात हो जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं आ फील्ड विच यूजेस प्रिंसिपल्स फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल एनालिसिस टू मीट लर्निंग गोल्स, बताइएगा। तो बिल्कुल आंसर जो है वो यहाँ डी सही रहेगा। उसका रीजन क्या है, मनोविज्ञान का संप्रदाय। तो मनोविज्ञान का संप्रदाय जो है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कोई भी एक ऐसा फील्ड जो कुछ सिद्धांतों को यूज करता है, चाहे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से लिए गए हों यानी शैक्षिक मनोविज्ञान से लिए गए हों, चाहे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से लिए गए हों, चाहे बिहेवियर एनालिसिस से लिए गए हों, ताकि लर्निंग गोल्स को क्या कर सकें, मीट कर सकें। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी में कई सारे प्रकार हैं। साइकोलॉजी के कई सारे क्या हैं, प्रकार हैं, या मैं कहूं कई सारे फील्ड्स हैं साइकोलॉजी में। जैसे साइकोलॉजी क्या हो गया, एक अम्ब्रेला टर्म हो गया। अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या होता है, छाता होता है ना, जैसे उस छाते के नीचे कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसी तरह से साइकोलॉजी भी क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ी ब्रांच हुई जिसके अंदर और कई सारे ब्रांचेस हैं या एस्पेक्ट्स हैं। जैसे बिहेवियरल साइकोलॉजी हो सकती है, जो व्यवहार का अध्ययन करती है ना, बिहेवियरल साइकोलॉजी हो सकती है। मैं साइकोलॉजी का सिंबल यहां मार्क कर देती हूं, है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी हो सकती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है शैक्षिक मनोविज्ञान। जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा में किया जाने लगा तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आई। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड्स ज्यादा हैं। ठीक, फिर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो साइकोलॉजी, क्योंकि जहां भी इंसान है वहां साइकोलॉजी होगी, इतनी बात निश्चित है। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात है। इसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है भाई, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जो फील्ड्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं बस आपको 2-4 के ही एग्जांपल दे रही हूँ। विकासात्मक मनोविज्ञान बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो बच्चे का विकास होता है वो कैसे होता है, उसकी क्या साइकोलॉजी है, किस स्टेज में वो कैसे बिहेव करेगा, यानी जो आपका बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो इस एरिया में आएगा। ठीक है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान आप इसको कह सकते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान।
राइट। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता हो रही होगी। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, बिहेवियरल साइकोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है जो आपके मानसिक मुद्दों से संबंधित होती है, ठीक। तो मनोविज्ञान, क्लियर है बात। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर है तो आप बता सकते हैं। फिर आता है विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या आता है? विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है जी। विकासात्मक मनोविज्ञान, बच्चे का विकास कैसे होता है। तो साइकोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं और भी कई सारे फील्ड्स इसमें हैं, ठीक। तो उसमें से जब हम बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको साइकोलॉजी के जनक की हमने बात की है, आएंगे उस पर भी। एजुकेशनल साइकोलॉजी आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एजुकेशन में जा रहे हैं, है ना। स्कूल्स में क्या यूज हो रही है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के वो सिद्धांत, वो मुद्दे जिनको एजुकेशन में हम यूज कर पाए बेहतर करने के लिए एजुकेशन की पूरी प्रोसेस को, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान, इस पे सबसे ज्यादा जो काम किया और शुरुआत में जिसने इस चीज का संज्ञान लिया वो व्यक्ति हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, फादर ऑफ एडवर्ड, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक बोल देते हैं इनको, इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक ने काम ना किया हो, इंटेलिजेंस से लेके और हर चीज पे लगभग, ठीक। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का या शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है जी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है भाई साहब को, ठीक है, अंकल को, जो आप कहना चाहें। बहुत पुराने समय से इन्होंने काम किया और बड़ा अच्छा इनका काम रहा है इस फील्ड में, ठीक है। तो E.L. थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट का मतलब क्या हुआ? हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कि एजुकेशनल प्रिंसिपल्स को उनको यूज कर पाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ कार विद साइड मिरर्स, अ कार विद साइड मिरर्स पंकज इज अ कंप्लीट कार। यानी एक कार जिसके साइड मिरर्स हैं, जो साइड में देखते हैं ना, कोई चीज आ रही है पीछे से, ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, साइड में कितनी जगह बची हुई है जब आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक। वो जो साइड मिरर्स होते हैं, कई लोग जिसमें अपनी जुल्फें संवारने लगते हैं, फोटो खींचने लगते हैं आजकल, है ना। तो अगर हम बात करें, हाँ, SR बॉन्ड वाले थॉर्नडाइक हैं, बिल्ली पे इनका एक्सपेरिमेंट था, इनकी थियोरी पढ़ेंगे। अ कार विद साइड मिरर्स, जिस कार में साइड मिरर हैं, ORVMs बोलते हैं, ठीक, इज अ कंप्लीट कार। क्या है? एक कंप्लीट कार है। एंड अ कार विदाउट साइड मिरर्स, जिस कार में साइड मिरर्स नहीं है वो भी एक कंप्लीट कार है। थ्रू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिस एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू, यानी जिस कार में साइड मिरर्स हैं वो भी एक कंप्लीट कार हुई, जिस कार में साइड मिरर्स नहीं हैं वो भी एक कंप्लीट कार हुई। ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात, होल की बात कौन करता है? एक ही स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो ऐसी बात करेगा, है ना। स्ट्रक्चरलिज्म तो टुकड़ों में तोड़ने की बात करेगा, चेतना की बात करेगा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात करेगा, विल्हेम वुंट वाला। ह्यूमनिज्म व्यक्ति की फ्री विल पे बात करेगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। गेस्टाल्टवादी हैं जो ये कंप्लीट इनकम्प्लीट की बातें करते हैं। फंक्शनलिज्म तो ये देखता है कि फंक्शन कैसे करते हैं हम इन रियलिटी, ठीक है जी। तो गेस्टाल्टवाद, याद कौन आ रहा है इसके? जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? इसके जो फाउंडर हैं वो है वर्टहाइमर, मैक्स वर्टहाइमर, और इसके अलावा जो कर्ट लेविन, कोफका और वोल्फगैंग कोहलर, ये 3-4 इंपॉर्टेंट नाम हैं गेस्टाल्टवाद के। ये बार बार रिपीटेशन से दिमाग में रहेंगे। हर्ष भी प्रेजेंट है मैम, चलिए बहुत बढ़िया हर्ष, आप सभी प्रेजेंट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से आइए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, हायर लेवल थिंकिंग, इन सब पे फोकस करता है गेस्टाल्टवाद, ठीक। जब ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज डिफरेंट देन द होल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं? गेस्टाल्ट्स बिलीव दैट, गेस्टाल्ट्स क्या मानते हैं? गेस्टाल्ट्स का विश्वास क्या है? पहला ऑप्शन है we tend not to receive stimuli as separate units but as an organized whole। मतलब क्या है? यानी हम जो हैं, जो उत्तेजनाएं हैं या उद्दीपक हैं, स्टिमुलाई का मतलब होता है उद्दीपक। आपको 2 वर्ड साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेने हैं, ये मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, मैं एक बार लिख भी देती हूं।
हमने बात की थी एस आर बॉन्ड की। एस आर बॉन्ड का क्रेडिट किसको जाता है? थॉर्नडाइक को। थियराइज करने का यूज बहुत लोगों ने किया है इसको, है ना, पावलोव भी इसको यूज करते हैं कहीं ना कहीं। एस ओ आर बॉन्ड जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी जीव, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो किसने दिया है? वुडवर्थ ने। ठीक, किसने? वुडवर्थ ने। ठीक, नाम ऐसे ही लिखे रहने दीजिएगा। अब इसमें स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? उद्दीपक, कोई भी चीज जो हमें लालच दे, हमें बाधित करे, कोई भी प्रतिक्रिया देने पे उद्दीपक बोलते हैं। चाहे स्टिमुलाई लिखा हो, बात बराबर ही है, उद्दीपक। ठीक, कोई भी चीज जो हमें बाधित करे एक्शन लेने पे, है ना। मैं इसको आसान भाषा में लालच लिख देती हूँ, है ना। लालच वो वाला लालच नहीं है, भूख लगी है तो खाने की खुशबू भी स्टिमुलस है। किसी ने आपको गाली दी, वो आपके लिए स्टिमुलस है, आप भी वापस से उसको एक रहमपट लगाएं या फिर गाली दें या चुप हो जाएं, ये आपके हाथ में होगा। इसीलिए वुडवर्थ कह रहे हैं भाई ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं किसी ने गाली दी तो उल्टा गाली देनी ही है ना। ऑर्गेनिज्म, जीव जो है, हो सकता है मेरा मन ना हो या मेरा तरीका ना हो ये रिस्पॉन्स देने का, नहीं दिया मैंने, तो वो ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा। जो महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई कोई एक गाल पे चाटा लगाए तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो वो उनका ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा, रिस्पॉन्स क्या आएगा। ठीक है ना। यहां पे थॉर्नडाइक बात कर रहे थे, स्टिमुलस है रिस्पॉन्स आएगा, स्टिमुलस है रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, जीव पे भी क्या करेगा? निर्भर करेगा। लिख देती हूं मैं यहां ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं, बता दो फटाफट से। जीव, ठीक है जी। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या, इन छोटी छोटी बातों को देखिए, चीजें जोड़नी है, सिलेबस बड़ा है, पढ़नी है। क्लियर है? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं समझ सकती हूँ आपकी खुशियां कि आपको नाम लेके अच्छा महसूस होता है, बट कोशिश कीजिए नाम से ज्यादा फोकस इस बात पे कीजिए। इस बार जिनका रैंक 1 आया है, किरण वही बोल रही थी, मैं शायद पहले बता भी चुकी हूँ कि उदय सर ने उनको बोला कि नाम प्रॉपर आपको बैठा करके इंटरव्यू लिया जाएगा। आप ऐसा काम कीजिए जिससे नाम लेने की बहुत ही अच्छी खुशी हमें भी हो, है ना। आप आए यहाँ पर और बात हो, तो अभी नाम लेने को एक बार अवॉइड कर दो, सिलेक्शन ले आओ बहुत अच्छे से। ये मोटिवेशन रख सकते हो आप अपनी। वैसे तो मुझे तो मतलब मैं तो, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि नंबर लाएंगे तो ही आप अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक, बट हाँ, कोशिश कीजिए जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं मेहनत करें। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। ठीक, अब ये प्रतिक्रिया क्या है भाई? स्टिमुलस से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। ठीक, तो बाधित हो जाएंगे आप इस लालच को देख करके रिस्पॉन्ड करने पे। ठीक, गोलगप्पे की खुशबू क्या है? स्टिमुलस है। टीवी में ऐड देखा, ठंडा मतलब कोको कोला, तो ये क्या है आपके लिए? स्टिमुलस हो। आपका मन किया चलो यार मैं भी ये कोको कोला खरीद के पी ही लेता हूं। ठीक, तो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और ये पूरा खेल व्यवहारवाद का रचा हुआ है, जो आपका बिहेवियरिज्म है वो इस पे फोकस करता है। ठीक, आएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मशीन्स की तरह फिर ट्रीट करने लगता है एक टाइम पे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या मानती है? वी टेंड नॉट टू रिसीव स्टिमुलाई एज सेपरेट यूनिट्स बट एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल्स। यानी हम जो स्टिमुलस हैं, स्टिमुलाई हैं, उत्तेजनाएं हैं हमारे आसपास, वो क्या है हर्षदीप? वो है सेपरेट यूनिट्स की तरह नहीं देखते हम उसे, एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल देखते हैं। मैं इस रूम को एक एज अ होल रूम की तरह देखूंगी एट फर्स्ट। हो सकता है उसके बाद मेरा ध्यान पार्ट्स पे चला जाए या स्टिमुलाई पे चले जाए कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। बात तो सही है। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, द होल इज इंपॉर्टेंट एंड द पार्ट्स ऑफ इट आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, ये बात गेस्टाल्टवाद ने बिल्कुल नहीं कही कि पार्ट्स महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज डिफरेंट देन द होल इटसेल्फ, मतलब पार्ट्स भी उतने ही जरूरी हैं। द होल कॉन्स्टिट्यूट्स अ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट which is different from their parts added together। ये बात बिल्कुल पक्की है। कल हमने साइकिल वाले एग्जांपल से समझा था कि जो होल होता है ना, वो एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट की तरह आता है, इसका एक अर्थ होता है, कंप्लीटनेस के साथ आता है। जबकि अगर हम उसके पार्ट्स को जस्ट सम कर दें, उनका टोटल कर दें, उनको ऐड कर दें, भाई इस पेन के टिप को अगर मैं तोड़ के पीछे लगा दूं तो टिप तो है लेकिन ये कंप्लीटनेस चली जाएगी। मतलब इसका जो एडिशन है, संपूर्ण जो है एक अर्थपूर्ण वस्तु का निर्माण करता है जो एक साथ जोड़े गए उनके भागों से भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट पार्ट्स को ऐड कर दिया तो वो वही बन जाएगा। साइकिल के टायर को दोनों को एक साथ जोड़ देने से या बाकी सारे जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको एक साथ जोड़ देने से बिना मीनिंगफुली वो मीनिंग नहीं लेकर के आ पाएंगे। ठीक, तो आंसर क्या होगा? ए और सी। ठीक है, यानी ए और सी जो है वो सही है एकदम, वो बात गलत नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होल के रूप में देखते हैं हम। लेकिन जो बी है कि वो कहता है कि पार्ट्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गलत है।
तो ए और डी यहां सही है, सॉरी ए और सी सही है, और ये इसकी बात डी ऑप्शन में की गई है। हु प्रोपाउंडेड फंक्शनल साइकोलॉजी, यानी फंक्शनलिज्म की बात, प्रकार्यवाद की बात किसने की, कौन इसके प्रवर्तक हैं, कार्यात्मक मनोविज्ञान को प्रतिपादित किसने किया? सिंपल सा जवाब पूछिएगा। ज्यादा तेज तो नहीं लग रही है स्पीड, बता दो। नोट्स यार होपफुली कल चले जाएंगे, मैं थोड़ी सी व्यस्त हूँ कुछ चीजों में, और एक दो फाइल्स में भेज चुकी हूँ, एक दो फाइल्स आपको भेज दी जाएंगी। अंकित सिंपल सी बात थी कि जो होल है उसके पार्ट्स भी जरूरी होते हैं और एज अ होल भी वो जरूरी है, एक पूर्ण। अगर आपने गेस्टोल्ट बात कल नहीं पढ़ा है तो समझ नहीं आएगा, ठीक। उसके अलावा अगर हम देखिए एक क्लास दूसरी क्लास जुड़ती चली जाएगी, आपको दिक्कत होगी अगर आप बीच में से पहले वाली क्लासेस नहीं देखेंगे, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि गेस्टोल्ट साइकोलॉजी क्या है, एज अ होल देखती है चीजों को, ठीक। पीडीएफ मिलती जाएंगी नोट्स के साथ, टेंशन नहीं लेनी, इनफ हो जाएगा। हु प्रोपाउंडेड फंक्शनल साइकोलॉजी, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सब मिक्स जवाब दे रहे हैं। विलियम जोन्स कुछ है नहीं। विलियम वुंट जो है स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, संरचनावाद की, बाद में आया था फंक्शनलिज्म, वो याद कीजिए, आपको बताया है SFPBGCHC, तो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया है फंक्शनलिज्म, ठीक। और फंक्शनलिज्म में कौन लोग थे? विलियम स्टर्न तो बिल्कुल नहीं है, इन्होंने तो इंटेलिजेंस पे बहुत बाद में काम किया है। विलियम जेम्स यहां महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर ऑप्शन में होता कि किसने इसको प्रॉपरली प्रोपाउंड किया बाद में, अगर विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं होता, जॉन डुई ऑप्शन में होता, तो आंसर जॉन डुई हो जाता। मैंने आपको बताया था जॉन डुई के बारे में और उनके एक साथी के बारे में, ठीक है, कि उन्होंने बाद में इसको प्रॉपर थियराइज किया, नाम दिया फंक्शनलिज्म, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा रखी गई है, जिनको जनक कह सकते हैं आप, वो हैं विलियम जेम्स, ओरिजिनेटर कहलाएंगे। फाउंडर आप एक बार को जॉन डुई को भी कह सकते हैं, लेकिन वो कभी ऑप्शन में आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत डीप बात है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताई हुई है कि कभी आपकी किस्मत इतनी खराब हो कि क्वेश्चन उस तरह से आ जाए तो आप समझ पाए, ठीक है जी। हिमांशु कह रहे हैं कि आपकी आवाज दरोगा वाली हो गई है। यार मेरा गला खराब है इसलिए ऐसा लग सकता है आपको, ठीक। चलिए सी ऑप्शन पे ठीक, आगे बढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन हमने किए अभी तक? 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 6th पे चलते हैं। फ्री एसोसिएशन टेक्निक इज रिलेटेड टू, यानी जो स्वतंत्र संबंध कह लीजिए आप, या फ्री एसोसिएशन टेक्निक जो है वो किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आती है? हाँ बताइए। फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी कल की क्लास में लास्ट टॉपिक था, बताया था आपको, मिस मत किया करो क्लास। अगर आपने 2 रुपए लगाए हैं सीरियस पढ़ने के लिए, हालांकि जो शिक्षा है वो रुपयों से कहीं दूर की बात है, अगर कोई आपको अच्छे से पढ़ा दे तो, है ना, लेकिन फिर भी अगर आपने एडमिशन लिया सीरियस होकर के, एक भी क्लास मत छोड़ो। ये मत सोचो ये कम इंपॉर्टेंट होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। सोच लो, कुछ नहीं सोचना, सोचना है बाद में जब बैच ले चुके हो, मल्टीपल रिवीजन हो चुके हैं, उसके बाद जितना प्रीवियस ईयर या साथ में नई चीजें जो भी करनी है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, क्लास कंप्लीट करो अच्छे से। कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा, इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, दिक्कत नहीं होगी कुछ भी नया समझने में। फिर चलें आगे, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें किस चीज की, फ्री एसोसिएशन टेक्निक की, फ्री एसोसिएशन टेक्निक की, वो कह रहा है 2 रुपए नहीं 799 लगाए हैं। अरे सुरभि एक बात कह रही हूं यार मैं, है मुद्दा समझो। फ्री एसोसिएशन टेक्निक आती है आपकी साइको एनालिसिस में। मैंने आपको ये वर्बली बताया था, लिखवाया नहीं था, तो जो मैं वर्बली बोलती हूँ उस पर तो वैल्यू कोई अटैच ही नहीं करता, जो इंसान खुद के नोट्स बना रहा होगा वो जरूर करेगा, है ना। तो ये समझना जरूरी है, फ्री एसोसिएशन टेक्निक जो है, या ड्रीम एनालिसिस है, सपनों का मनोविज्ञान, या इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम भी था इनकी बुक का। तो ड्रीम एनालिसिस, स्लिप ऑफ टंग, फॉरगेटफुलनेस, इन सब की बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं साइको एनालिसिस में, सिगमंड फ्रॉइड। फ्री एसोसिएशन टेक्निक है क्या? आप एक मूवी याद कीजिए, मूवी का नाम है, कोई कह रहा है हमें तो 1500 में मिला है, कोई कह रहा है 1300 में मिला है, तो जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको कुछ डिस्काउंट मिल गया होगा, और जिन्हें 1500 मिला है उसका मतलब उन्होंने कंप्लीट बैच लिया होगा, है ना। जिन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी ली है उनको 800 में मिला होगा। खैर छोड़ो, आप तो कतई दुकान खोल के बैठ गए हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फ्री एसोसिएशन टेक्निक में होता क्या है। आपने वो मूवी देखी होगी जिसका नाम है डियर जिंदगी, जिसमें शाहरुख खान और एक मोहतरमा है, उनका नाम है क्या,
आलिया भट्ट, ठीक, डियर जिंदगी, प्रिय जीवन, मजाक कर रही हूँ, है ना, डियर जिंदगी। और इसमें ये जहांगीर बनते हैं डॉक्टर जग, है ना, तो ये डॉक्टर हैं कह लीजिए, या इनको साइको एनालिस्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये साइको एनालिस्ट हैं और ये इनकी क्लाइंट हैं जो कि आलिया भट्ट हैं, ठीक, आलिया भट्ट हैं, ठीक। SR के हैं, यहां लिख देते हैं, लोगों को बॉलीवुड से चीजें ज्यादा याद रहती हैं, ठीक। और यहां है आलिया भट्ट, ठीक, क्लियर है। अब ये जो इनके बीच में बातचीत होती है हर रोज, किसी ने तो 500 में ही ले लिया, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें, इनके बीच में बातचीत हो रही है, इसी को फ्री एसोसिएशन कहते हैं। वो बताते हैं यार मेरे मम्मी पापा ने ये किया था, बातें चल रही हैं, कभी बॉयफ्रेंड के बारे में बात चल रही है। वो आपने सीन देखा होगा कि जब हम कोई कुर्सी भी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत बार हम ट्रायल लेते हैं कि वो कुर्सी कंफर्टेबल है कि नहीं है। फिर जब हम इंसान चूज कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम मल्टीपल ट्रायल्स ले लें। ये सब बातें हो रही हैं, आपको लग रहा है ऐसी दोस्तों वाली बातें होती हैं, बकैती हो रही है, बट वो बकैती नहीं है, वो काम की चीज है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका कैथारसिस हो जाता है, आपके अंदर से जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं या वो निकल के आते हैं, और आपका जो थेरेपिस्ट है, जो ये डॉक्टर SR के हैं यहाँ पे, वो उन चीजों को पकड़ पाता है। ऐसे ही सिगमंड फ्रॉइड और मैडम ओ का कंसेप्ट है, ठीक। ये जो इनिशियली दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस में, यानी मनोविश्लेषणवाद में, तो फ्रॉइड हैं और इनकी एक पेशेंट थी मैडम ओ, है ना, मैडम ओ। भाई क्लाइंट की रियलिटी नहीं बतानी होती ना, मतलब उसकी आइडेंटिटी नहीं बता सकते ना आप। तो ये इनकी क्लाइंट थी, ठीक, पेशेंट थी जो आप कहना चाहें, ठीक। अब मैडम ओ, एक काउच तैयार किया जाता था जहां फ्रॉइड बैठते थे, है ना। ये है फ्रॉइड की चेयर, यहां बैठे हैं फ्रॉइड, और इधर एक काउच था जिसपे मैडम ओ बैठेंगी। काउच है, कौन बैठा है, मैडम ओ बैठी हैं, बात चल रही है। इसी स्वतंत्र संबंध को या वार्तालाप को फ्री एसोसिएशन कहते हैं, कि जब आप फ्रीली बह रहे हैं, किसी से बैठते हैं ना बात करने, बात करते जाते हैं, करते रहते हैं, जो मन में आ रहा है आप कर रहे हैं, है ना। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस से चीजें निकल के आती हैं, आप जो कहीं जटिलता है, आपके दिक्कत है कहीं पे भी, वो चीज निकल के आती है, और इससे मानसिक समस्याओं का जो हिसाब किताब है, समाधान है, वो निकाला जाता है साइको एनालिसिस में। दो तरह के लोग होते हैं, एक साइको एनालिस्ट होता है, दूसरा साइकेट्रिस्ट होता है। साइकेट्रिस्ट वो व्यक्ति है जिसने MBBS टाइप का कुछ कुछ किया हुआ है, और वो दवाइयां प्रेस्क्राइब कर सकता है आपको। अगर आपको कोई भी मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वॉटेवर, तो वो आपको दवाई देगा, ज्यादा बातें बहुत ज्यादा आपसे नहीं करेगा, थोड़ी बहुत करेगा। एक व्यक्ति है साइको एनालिस्ट, ठीक, एनालिस्ट मतलब विश्लेषण करेगा वो चीजों का, है ना, एनालिसिस करेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी। इसी बात करने को फ्री एसोसिएशन कहते हैं, और ये टेक्निक साइको एनालिसिस में ही यूज होती है। क्या समझे कि नहीं, बताइए। हाँ, जैसे मैं भी बहुत बार डिस्कशन करती हूँ संडे वार्ता में, ठीक, ये आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी आपसे चर्चा करेगा, और वो पेन पॉइंट्स निकाल करके लाएंगे आपकी। फ्री विल इज अलग देन या डिफरेंट देन फ्री एसोसिएशन। फ्री विल है मेरी स्वतंत्र इच्छा क्या है कुछ करने की, मेरे अंदर से क्या आ रहा है। फ्री एसोसिएशन है जब एक माहौल बना करके आप बैठे हैं एक थेरेपिस्ट के साथ, जहां आप फ्रीली एसोसिएट कर रहे हैं, आपके मन की बातें निकल करके आ रही हैं, आपको लगेगा मेरा मन हल्का हो गया, है ना। या वहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको लेकर के वो सॉल्यूशन भी देंगे आपको, जो आपके थेरेपिस्ट हैं, ठीक। तो ये बेसिक सी बातें हैं, ये फ्री एसोसिएशन टेक्निक है जो इसमें यूज होती है। समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? फ्री विल इज डिफरेंट, कि मेरी स्वतंत्र इच्छा है। अगर जो भगत सिंह ने चूज किया वो फ्री विल कह लीजिए आप उसको, या ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फ्री विल का एग्जाम्पल आपको चंद्रशेखर आजाद में नजर आएगा, कि उनको लगा कि यार मेरे को इनका गुलाम नहीं होना, ना इनकी गोली से मरना है, मैं खुद को ही खत्म कर लूंगा। ये फ्री विल है एक तरह की। हालांकि तो ये क्या है, कितना पैसा लगता है थेरेपी में? हर्षदीप, अलग अलग तरह के थेरेपिस्ट होते हैं आजकल के जमाने में, 1000-1500 लेकर के और 5000-10,000 और भी ज्यादा जो है थेरेपी, अलग डिपेंड करता है आपका थेरेपिस्ट कितना टॉप किस्म का इंसान है, उसका क्या बैकग्राउंड है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसे से हो। कुछ लोग, जो नए लोग आ रहे हैं आजकल, बहुत बढ़िया भी आ रहे हैं, ठीक है ना। रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा बाद में, ठीक है। तो मैंने आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा, तो बी ऑप्शन हो गया, कॉग्निटिविज्म थिंकिंग
से रिलेटेड बातें करेगा। ह्यूमनिज्म फ्री विल की बात करेगा, एसोसिएशन की नहीं, फ्री विल की बात, याद रखिएगा। बिहेवियरिज्म जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि वो कौन सा संप्रदाय है जो स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद के खिलाफ जिसने बात की, या जो इसको सपोर्ट नहीं करता था। फंक्शनलिज्म है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, साइको एनालिसिस है ना? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। हाँ, एसोसिएशन में तो साथ में कोई होगा ही ना, एसोसिएशन का मतलब ये संबंध बनेगा कहीं। क्लियर है? थेरेपिस्ट की नीड नहीं है कोई कह रहा है। हाँ ठीक है, चलो यार, बहुत तेजी से कमेंट्स आप लोग करते हैं, अच्छा लगता है कि आप एक्टिव हैं, बट सबके जवाब दे पाना संभव नहीं है, ठीक है ना? हाँ देखो, नीड का तो सबका अलग हिसाब है, हम तो क्या ही कहें आपको। ठीक है, देखिएगा, फंक्शनलिज्म ऑफ कोर्स इसको सपोर्ट नहीं करता था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कोई सपोर्टिव नहीं थी, बात एकदम सही है। साइको एनालिसिस किसी के अगेंस्ट ना होकर के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा जन्म लिया इसने, ना कि एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के रूप में बाद में बना वो। तो ए और बी दोनों ठीक। जो फंक्शनलिस्ट थे वो भी कह रहे थे यार क्या चेतना की बात ज्यादा मत करो, ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की बात मत करो, एक काम करो, डेली वे में कैसे फंक्शन में आप यूज करते हैं, रियलिटी में कैसे अडेप्टिव वे में यूज करते हैं उसकी बात करो। फंक्शनलिस्ट ये कहते थे, विलियम जेम्स हो, जॉन डुई हो। गेस्टाल्टवादी हैं, वो अलग ब्रेन के फंक्शन पे जा रहे हैं, थिंकिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। कोई कह रहा है आप कभी थेरेपी लिए हो? हाँ बिल्कुल लिए हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इज रिलेटेड टू, बताइएगा। देखिएगा, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड या आत्मनिरीक्षण विधि क्या है, या किस स्कूल ऑफ थॉट किससे रिलेटेड है? साइको एनालिसिस से रिलेटेड है? नहीं। यहाँ फ्री एसोसिएशन है, कैथारसिस है और इस तरह की चीजें हैं, ये नहीं है। ड्रीम एनालिसिस है, सपनों का जो विश्लेषण है। गेस्टाल्टवाद तो बिल्कुल भी इंट्रोस्पेक्शन की बात नहीं करेगा। कॉग्निटिविज्म जो है वो थिंकिंग पे फोकस करेगा। स्ट्रक्चरलिज्म और इंट्रोस्पेक्शन को ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है साइकोलॉजी में, सबसे पुरानी विधि। कॉन्शियसनेस, चेतना की स्टडी करना, यहाँ पे चीजें होती हैं जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, ठीक है ना। ओल्डेस्ट मेथड है, कॉन्शियसनेस यानी चेतना के माध्यम से इसको पढ़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हु डिवाइज्ड रेडिकल बिहेवियरिज्म, यानी कट्टरपंथी कह लीजिए या एक्सट्रीम कह लीजिए, है ना, एक्सट्रीम, ठीक। कि बिल्कुल जो है पूरा ध्यान, कोशिश कीजिए, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ट्राई कीजिए बताने का, है ना। 2-4 क्वेश्चन तो आने चाहिए ना जो डिफरेंट हो। चले, चले आगे बढ़े। देखिए, ए कह रहे हैं कई लोग वॉटसन भी कह रहे हैं। देखिए समझेंगे, अगर हम बात करें किसकी, वॉटसन, हाँ ऑफ कोर्स इन्होंने बात की, लेकिन रेडिकल बिहेवियरिज्म के लिए जाना जिसको जाता है वो व्यक्ति हैं स्किनर, है ना। ये अपने आप में 20th सेंचुरी के इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी सबसे ज्यादा प्रभावशाली साइकोलॉजिस्ट माना जाता है, और ये व्यवहारवादी हैं। एक स्किनर इज विनर एक टर्म भी चलता है कि जो इनके फंडे हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा कारगर हैं, ठीक है। तो ये सारे व्यवहारवादी ही, लेकिन रेडिकल बिहेवियरिज्म की जब बात, देखो ऐसे कई सारे टर्म्स हैं, जैसे एक बात आएगा नियो बिहेवियरिस्ट की बात आएगी तो टॉलमैन एक व्यक्ति हैं, ठीक।
जब रेडिकल बिहेवियरिज्म की बात आ रही है तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो जाते हैं? स्किनर हो जाते हैं, जो हार्डकोर ये कहते हैं कि भैया जो व्यवहार है और एनवायरमेंट है वो उस पर निर्भर करेगा। ठीक, तो आंसर इसका स्किनर होगा। अगर स्किनर नहीं होता हम वाटसन के साथ जा सकते थे, लेकिन रेडिकल बिहेवियरिज्म का ज्यादा श्रेय स्किनर को जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। मोहन, मोहन एक व्यक्ति है, टीचर है। अ टीचर बिलीव्स, मोहन एक टीचर है जो विश्वास रखते हैं दैट इंडिविजुअल्स फ्री विल, एक व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, their preferences and growth are important for understanding their behavior। यानी एक व्यक्ति की प्रेफरेंस क्या है, मुझे पसंद क्या है, मेरी स्वतंत्र इच्छा किसमें है, मेरी जो ग्रोथ है मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाएगी। अगर आपको व्यक्ति के व्यवहार को समझना है तो उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसकी क्या स्वतंत्र इच्छा है, उनको समझना पड़ेगा, है ना। मूवी देखी होगी आपने तमाशा, ठीक, जिसमें रणबीर कपूर नाम के एक व्यक्ति हैं, मतलब व्यक्ति क्या है, वो तो एक्टर ही हैं, और एक कैरेक्टर है जिनका नाम वेद है, और वो जो है फ्री विल के अकॉर्डिंग वो नहीं चल पाए जीवन में जिस तरह से उनको जाना था, जो उनको करना था। तो क्या होता है, आज के समय में उनके बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है ना, किसी एक कथावाचक के द्वारा, कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं या उतना अच्छा नहीं कर पाए जीवन में जितना वो अच्छा अगर फ्री विल या अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाते। याद कीजिए वो 3 इडियट्स मूवी, जिसमें वो आर.के. माधवन कहते हैं कि छोटा घर होगा, छोटी गाड़ी होगी, बट मैं खुश होऊंगा। मतलब फ्री विल, आप जिस फील्ड में सच में इच्छा रखते हैं आप उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर आप फ्री विल रखे मनुष्य अपनी प्रेफरेंसेस और ग्रोथ को उस तरफ लेकर के जाए। तो किसकी बात हो रही है यहाँ? ह्यूमनिज्म की बात हो रही है कि भाई इंसान को आप एक मशीन मत बनाओ। बाकी जो स्कूल ऑफ थॉट थे वो मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मानवतावाद जो है वो व्यक्ति की फ्री विल के वो अपने आप से आगे बढ़ना चाहता है, वो ग्रोथ चाहता है लाइफ में। ठीक, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। साइको एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज, यानी मनोविश्लेषणवाद को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई बताइए? मैंने आपको 2-3 नाम बताए थे मनोविश्लेषणवाद के, फटाफट से बताइए मनोविश्लेषणवाद को और किस नाम से जाना जाता है। जवाब दीजिए, क्या चाहती है जनता? जवाब चाहती है, ठीक, फटाफट से बताइए। 30 क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं, अभी हम 11th क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। या तो जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट पैदा कर लीजिए, या जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। देखिएगा, डेप्थ साइकोलॉजी या डीप साइकोलॉजी भी इसको कह देते हैं, बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अनकॉन्शियस मन की भी बात करता है। ये डीप वहीं से आ रहा है शब्द, सरफेस नहीं, जो बाहर दिख रहा है व्यवहार उस पे फोकस नहीं है इनका फोकस है उस व्यवहार का जो संचालन है वो कहीं और से हो रहा है। वो आपकी दमित इच्छाओं से, जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो आपका अचेतन मन है, जो दबी हुई चीजें हैं, कहीं ना कहीं वहां से हो रहा है। तो साइको एनालिसिस को कम्युनिटी नहीं, कॉन्शियस नहीं, क्या है, डेप्थ साइकोलॉजी कहा जाता है। गहन मनोविज्ञान या डीप साइकोलॉजी भी कई लोग इसको कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजों का एनालिसिस करेगा। ये क्या करेगा? विश्लेषण करेगा, गहराई में जाएगा, अंदर मन में छिपा क्या है। आज एक व्यक्ति जो हर टाइम चिल्लाता है, गुस्सा करता है, फ्रस्ट्रेटेड दिखता है ना, उसके अंदर क्या है, वो कहां से आ रही हैं चीजें। ये चीज डेप्थ में स्टडी कौन कर पाएगा? साइको एनालिसिस कर पाएगा। वो आपसे फ्री एसोसिएशन में, बात बातों में धीरे 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 वो जड़ तक जाएगा। जड़ तक और कोई नहीं जाता। साइकेट्रिस्ट भी है, वो आपको दवाई दे देगा कि अच्छा ये वाला केमिकल इंबैलेंस हो रहा है, इसको खा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन साइको एनालिस्ट उस चीज की जड़ में जाएगा और थोड़े से अगर आप एफर्ट मारेंगे तो आप निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, ज्यादातर लोग जो भी डिप्रेशन है या बाकी चीजें हैं, बहुत या मेजॉरिटी या बहुत सारे लोग अगर खुद की विल पावर स्ट्रांग करें और थोड़ा सा खाना पीना हो गया आपका, एक्सरसाइज हो गई, या इन चीजों पे ध्यान दें तो निकल जाते हैं बहुत सारे लोग। किससे? बिना दवाइयों के भी। और अगर आप एक थेरेपी हद से हद ज्वाइन कर लें या फिर किसी व्यक्ति को ढूंढ लें जिससे आप बात कर सकें, है ना, या थोड़ा किताबें पढ़ लें, तो वो इम्बैलेंसेस अगर थोड़े बहुत हैं भी तो वो बहुत हद तक कवर अप हो जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी जो है, जो आपका बाकी अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें, वो तो कहता है भैया दवाई खाओ फटाफट से, है ना, वो भी ठीक है, मतलब एटलीस्ट आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। बहुत बड़ा अभी हैप्पीनेस इंडेक्स आया है ना, क्या हालत है हमारे देश की, आइसबर्ग की तरह इन्होंने दिमाग को बताया है। तो ये गहन मनोविज्ञान की बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे, खैर देखिएगा, इसको साइकोडायनेमिक स्कूल भी कहते हैं, साइकोसेक्सुअल थियरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फटाफट से। ये कहता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन, व्यवहारवादी जो संप्रदाय है वो किस चीज पर फोकस करता है?
बताइएगा फटाफट से। हाँ, इमोशंस को मैनेज करने की जरूरत है उसको। अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी से ही पीड़ित है। ठीक, ईमेल आईडी पूछ रहा है कोई, आप पहले जवाब दीजिए फिर मैं बताऊंगी। यश, मनोविज्ञान का व्यवहारात्मक संप्रदाय जो है वो किस पर केंद्रित है? बी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, ओवर्ट बिहेवियर। देखिए, रिप्रेसिबल बिहेवियर की बात कौन करेगा? साइको एनालिसिस करेगा कि आप रिप्रेस कर देते हैं, इमोशंस को दबा देते हैं और वो फिर फट के निकलते हैं जब आप सालों तक दबा के रखते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, तो ओवर्ट बिहेवियर, बिल्कुल व्यवहारवादी लोग ओवर्ट बिहेवियर या इसको ऑब्जर्वेबल बिहेवियर भी कह सकते हो, अवलोकनात्मक व्यवहार जिसका ऑब्जर्वेशन संभव है, इसको ऑब्जेक्टिवली ये स्टडी कर लेते हैं कि भैया ये व्यवहार है तो ये मतलब होगा, बात खत्म। तो बिहेवियरिस्ट तो जो है वो अवलोकनात्मक व्यवहार के ही अध्ययन की बात करेंगे, वो व्यवहार जिसका ऑब्जर्वेशन संभव है, जो दिख रहा है वही इनके लिए फाइनल है। तो ओवर्ट बिहेवियर एक होता है कोवर्ट, अंदर छिपी हुई बात क्या है, वो डेप्थ साइकोलॉजी या साइको एनालिसिस या सिगमंड फ्रॉइड वाला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी देखेगा, इनको इससे मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं भैया पेपर में अगर नहीं लिख के आए हो तो तुमको नहीं आता, हमें कोई मतलब नहीं है कितना ज्ञान है, तुम्हें बुखार था, बीमारी थी, सर में दर्द था, मन से परेशान थे, कोई घटना घट गई थी। और दुनिया जो है व्यवहारवाद पे चलती है आज के समय में, अगर आप देखेंगे, है ना, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। अगर आप सही कर पा रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए, आप पढ़िए रात दिन, आप वो पेपर क्रैक कीजिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपकी सिचुएशन क्या है। और अगर फर्क पड़ने लग गया हर टाइम हर समय, तो फिर क्योंकि दुनिया में फिर समस्या ही देखने जाएंगे आप, तो समस्याओं का तो अंत नहीं है। तो ये ओवर्ट बिहेवियर से चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ही चल रही है दुनिया। ठीक, तो ओवर्ट बिहेवियर पे फोकस करता है। बिहेवियर दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट, ऐसा नहीं है, ये तो एनवायरमेंट पे पूरा फोकस करते हैं, हेरिडिटी की बात नहीं करते। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, यानी जो अचेतन मन है, जो दबा हुआ है, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, उसको कॉन्शियस करना जरूरी है, अचेतन को चेतन बनाओ। यह उपागम किस स्कूल ऑफ थॉट पे बेस्ड होगा? प्रियंका बताओ फटाफट से, तमन्ना, तब हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। झील कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा झील। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा ये मैं आपको बताऊंगी किस थियरी का एग्जाम्पल है। अच्छा चांदनी, क्यूट व्यूट छोड़ो और इधर आके जवाब दे दो, है ना। बाकी धन्यवाद। देखिए जवाब दीजिए फटाफट से। देखिए, डी, सी, ऋतु, शालू, रागिनी, सचिन, कीमत, नाम ही कीमत है, रूबी, अजय, कनिष्क, हेमंत। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें अनकॉन्शियस को कॉन्शियस कैसे बनाएं, ये अप्रोच किस पे बेस्ड है? स्टडीइंग एमर्जेंट बिहेवियर टुवर्ड्स अ स्टिमुलस, एक उद्दीपक के प्रति जो व्यवहार है उस पे बेस्ड है। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस की बात, स्टिमुलस वाले व्यवहार को फर्क नहीं पड़ता, ये व्यवहारवाद है। रिलीजिंग रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस, जो दबे हुए अनुभव हैं उनको रिलीज करना, टू स्टडी एंड प्रोवाइड फीडबैक, यानी अध्ययन और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए दमित अनुभवों को छोड़ना नहीं होगा। ये बेसिकली हिंदी के ट्रांसलेशन को थोड़ा सा माफ कीजिएगा क्योंकि पेपर में भी आजकल ऐसे ही हो रहा है ना। इसको रिलीज करना या क्या कहेंगे, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना कहेंगे, अनुभवों को अभिव्यक्त करना। ठीक, साइको एनालिसिस थियरी बिल्कुल यही कहती है, सिगमंड फ्रॉइड वाली मनोविश्लेषणवाद के, एक तो जो रिप्रेस्ड मतलब जो दबी हुई चीजें, आपको 15 साल पहले किसी चीज का बुरा लगा था, आपने उसको सप्रेस कर दिया या रिप्रेस कर दिया, है ना। कोई चीज जो आपके मन में बैठ गई है, इनडायरेक्टली आपके मन ने उसको दबा दिया, आपको पता भी नहीं लगा, यही रिप्रेशन है। फिर वो फट के निकलेगी एक दिन, आपको दुख रहने लगेगा किसी बात का। बी और सी जो है ये सही है। ए ऑप्शन तो किसकी बात कर रहा है? व्यवहारवाद की बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन सही है क्योंकि बी और सी दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। चूज ऑड वन आउट, ऑड वन आउट को चूज करना है फटाफट से। ऑड वन आउट को क्या करना है? चूज करना है, यानी जो विषम है उसको चुनिए, जो बाकी तीन के जैसा नहीं है उसको चुनना है। बताइएगा, वर्टहाइमर, अब्राहम मैस्लो, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो हर्षदीप। अभी आपको रिप्रेशन और ये सब तब अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, एक चैप्टर है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है ना। तो चूज ऑड वन आउट, वर्टहाइमर, अब्राहम मैस्लो, कोहलर या कर्टकोफ का। बताइए फटाफट से बताइए, जल्दी बताइएगा।
मैस्लो कह रहे हैं कई लोग। वर्टहाइमर कौन है? गेस्टाल्टवादी हैं। क्या हैं? गेस्टाल्टवादी हैं, गेस्टाल्टवाद के जनक हैं इवन। मैक्स वर्टहाइमर, वर्दीमीर जिसको हम कह देते हैं। अब्राहम मैस्लो क्या हैं? ह्यूमनिस्ट हैं, मानवतावादी हैं। क्या हैं? मानवतावादी हैं। ठीक। कोहलर क्या है? अगेन गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक। और अगर हम बात करें कर्ट कोफ का, तो ये भी गेस्टाल्टवादी हैं। तो 3 गेस्टाल्टवादियों में एक व्यक्ति हैं जो मानवतावादी हैं, जिनको हम अब्राहम मैस्लो कह रहे हैं। इन्होंने नीड की हायरार्की दी है, इनकी थियरी हम मोटिवेशन के टाइम पे पढ़ेंगे, है ना। और इनको स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, किसका? ह्यूमनिज्म का, यानी मानवतावाद का। इनके साथ कौन है? कार्ल रॉजर्स हैं। ठीक। जो फ्री विल की बात करेंगे ये लोग। बी ऑप्शन, अब्राहम मैस्लो जो है अलग है बाकी 3 ऑप्शन से। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 और फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, जवाब दीजिएगा। कहीं समस्या हो रही हो किसी को तो पूछ सकते हो आप। अगर आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो आपने प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो अटेंड ही नहीं किए अभी तक। ठीक। प्रदीप कह रहे हैं मेरी मम्मा भी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं कॉलेज में। बहुत बढ़िया जी। देखिएगा, डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, ब्रेकिंग अप द मेंटल परसेप्शन इनटू स्मॉल चंक्स देन स्टडीइंग देम इज रिलेटेड टू, यानी मानसिक बोध को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका अध्ययन करना। यानी जो भी मेंटल परसेप्शन या जो भी आपकी प्रोसेसेस चल रही हैं दिमाग में, उनको तोड़ के उनको स्टडी करना किस में आएगा? बताइएगा। फटाफट से बताएंगे। देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। देखिए, कैसी हैं आप? डी कह रहा है कोई आपका ईमेल प्लीज, बताऊंगे अभी। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेकिंग अप द मेंटल परसेप्शन इनटू स्मॉल चंक्स देन स्टडीइंग देम। यानी जो भी मेंटल परसेप्शन है आपका, उसको टुकड़ों में तोड़ना और देखना कि इस कलर को देख करके क्या आ रहा है मन में, इस चीज को देख करके क्या आ रहा होगा मन में, क्या प्रतिक्रिया है, किस रंग, किस भावना, कैसी सेंसेशन, फीलिंग्स हैं, क्या इमेजेस बन रही हैं। ये बात स्ट्रक्चरलिज्म में होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉग्निटिविज्म थिंकिंग पे बात करेगा, लेकिन ब्रेक करके आप देखिए, सिर्फ परसेप्शन को मत पढ़िए इसमें, यहां मानसिक बोध को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब ये बोध जो है, ये आपकी जो भी मेंटल नॉलेज हो सकती है, जो भी एक इमेज बन रही है वो हो सकता है। जस्ट परसेप्शन की वजह से इसको कॉग्निटिविज्म में मत लेकर के जाइए। ठीक है, फिर तो ये गेस्टाल्टवाद में भी चला जाएगा, क्योंकि परसेप्शन वर्ड यूज हो गया। तो ब्रेकिंग अप द स्मॉल मेंटल परसेप्शन इनटू स्मॉल चंक्स देन स्टडीइंग देम इज रिलेटेड टू। चंक्स में तोड़ करके आप देख रहे हैं कि क्या चीज का कैसे परसेप्शन या कैसा रिएक्शन। परसेप्शन क्या होता है? आपके 5 सेंसेस आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब मेरे को काला रंग देख के मेरे दिमाग में क्या सेंसेशंस हो रही हैं, इसका मतलब क्या परसेप्शन बन रहा है, इसकी बात हो रही है। ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ? स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। ठीक है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे फटाफट से, बताइएगा। किसका फोन था? सब बता दें आपको। दीदी का फोन था, कुछ कुछ घर की चीजें चल रही हैं उस पे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो सुहानी थिंक्स दैट सिंस द वे ऑफ थिंकिंग प्रमोट्स डिफरेंट बिहेवियर्स सो द थॉट कैन नॉट बी अ बिहेवियर इटसेल्फ। यानी सुहानी ये सोचती हैं कि द वे ऑफ थिंकिंग प्रमोट्स डिफरेंट बिहेवियर्स,
जिस तरह से हम सोचते हैं उससे हमारा जो व्यवहार है वो प्रमोट होता है, अलग अलग व्यवहार, हमारे सोचने से व्यवहार जनरेट होता है, ऐसी सी बात है। ठीक भाई, जैसा मैं सोच रही हूं, जो मेरी थिंकिंग है, अगर मैं नेगेटिव सोचती हूं मैं नेगेटिव बोलूंगी, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता मैं नेगेटिव ना सोचती हूं और मैं नेगेटिव बोल दूं, पॉसिबल नहीं है ना भूमिका? तो जो थिंकिंग है उससे व्यवहार जो है वो डायरेक्ट होता है। ये बात चल रही है यहां पे कि जो हम सोचते हैं वो हमारी थिंकिंग जो है वो हमारे व्यवहार को प्रमोट करती है। जरूरी नहीं है जो भी आप सोच रहे हैं हर चीज आपके व्यवहार में आ जाएगी, और कई बार तो जो हमारे व्यवहार में होता है जरूरी नहीं हमेशा उसको हम मीन करें, बट व्यवहारवादी तो कह रहे हैं भैया जो सामने है वही है। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं यहां कि सुहानी सोचती है कि जो जिस तरह से हम सोचते हैं वो प्रमोट करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को। अगर मैं सोचती हूँ दुनिया बहुत बुरी है तो मेरा व्यवहार ऐसा ही रहेगा, मैं किसी की 2 पैसे की मदद नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यार सब बदतमीज हैं, सब चोर हैं, सब ये हैं, सब वो हैं, है ना, इन्होंने मुझे ऐसा ट्रीट किया था जब मैं सक्सेसफुल नहीं थी, मेरे फलाने रिश्तेदार, अब तो मैं इनको जवाब नहीं दूंगी, है ना, या मैं तो ये नहीं करूंगी। ठीक है ना, ऑफकोर्स आपको प्रायोरिटाइज करना होता है लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं है आप मन में वो खटास लेके जीत रहे हैं जीवन में। ठीक, तो ये एक बात हो गई। तो थिंकिंग से हमारा बिहेवियर डायरेक्ट होता है। सो द थॉट कैन नॉट बी अ बिहेवियर इटसेल्फ, यानी जो थॉट है वो व्यवहार नहीं है। थिंकिंग हमारे व्यवहार को डायरेक्ट करती है, बट थॉट सीधा व्यवहार ही है ये नहीं कह सकते, वो आप पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, ये कहां पे होगी इसकी बात? क्योंकि अगर सिर्फ थिंकिंग ही व्यवहार होगी तो फिर बिहेवियरिस्ट हो जाएंगे हम, कि जो दिमाग में आया कर दिया, और जो कर रहे हैं इसका मतलब वो दिमाग में है, तो बिहेवियरिस्ट करेंगे ऐसी बात। तो यहां पे बात हो रही थिंकिंग जो है डायरेक्ट करती है, हमारा संज्ञान जो है जिसके द्वारा हम ज्ञान का सृजन करते हैं वो डायरेक्ट करता है हमारे व्यवहार को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक थॉट व्यवहार ही है, या जो भी थॉट आया वो करना ही है। ठीक, नेटिविस्ट लोग हैं जो इनेट या जेनेटिक्स की बात करते हैं, लैंग्वेज पे इनका काम है, चॉम्स्की के जैसे। नेहा बताइए क्या समस्या है? तो आंसर क्या होगा? कॉग्निटिविस्ट, यानी संज्ञानात्मक वादी सोच है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में? कंस्ट्रक्टिविस्ट, सॉरी बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी आर प्रीमरली कंसर्न्ड विद, व्यवहारवादी मुख्य रूप से किस बात को लेकर चिंतित रहते हैं? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐप पे पोल नहीं होता है, पोल के लिए मैं आपको जो है अलग यूट्यूब पे प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, अब कल से ही हो जाएगी जहां तक है, तो कल या परसों में, तब आपका पोल वाली जो कहानियां हैं, कोई बात नहीं, शुरुआत में अनोखा जो भी नाम है आपका, अनोखा ही नाम है, आपको ये क्वेश्चंस फिर से पढ़ने हैं, तब जाकर के बात बनेगी। 15 और 16 दोबारा समझाएं। चलिए मैं यहां पे लिख देती हूं, अभी जाते जाते जब अंत में एक बार मैं समझा दूंगी दोबारा। ईमेल आईडी के लिए जितने भी लोग परेशान हैं, मेरा नाम है हिमांशी, HIMANSHI, एजुकेशन का EDU10, जो कि होता है मेरा बर्थडे, @gmail.com। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये हुई ईमेल आईडी। कोई भारी समस्या हो तो आप बिल्कुल, या बहुत अच्छी गुड न्यूज हो, पेपर सेलेक्ट हो आप, तो मल्टीपल मेल भेज दीजिएगा, हो सकता है एक आध में ना देख पाऊं। ठीक, वैसे तो हम एक गूगल फॉर्म निकलवा देंगे, वो आप भर देना। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा आपको 15 और 16वें सवाल में समस्या है, ये भी मैं लिख देती हूँ। ठीक, आते हैं यहाँ, बिहेवियरिस्ट आर प्रीमैरिली कंसर्न्ड विद, यानी जो व्यवहारवादी हैं वो मुख्य रूप से किस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं। समर थोड़ा बहुत डर लगना लाजमी है, अभी शुरुआत है आपकी। हाउ माइंड फंक्शंस, यानी कैसे मन फंक्शन करता है, बिहेवियरिस्ट को नहीं पड़ता रत्ती भर का फर्क कि आपका मन कैसे फंक्शन करता है, इनको चाहिए सीधा व्यवहार में चीजें। व्हाट कॉजेज माइंड टू फंक्शन, किस वजह से माइंड फंक्शन करता होगा, कॉज क्या है, ये तो भैया कॉग्निटिविस्ट सोचे, ये तो साइकोथेरेपिस्ट सोचे, इनको नहीं है कोई मतलब। ठीक है, अगर हम बात करें, अरे बहुत बड़े गुंजन, सी ऑप्शन है, इफ आर रिएक्शन, ऑल द बेस्ट, इफ आर रिएक्शन हैज हैपेंड व्हाट कॉज दैट रिएक्शन टू हैपन, जो रिएक्शन हुआ है उसके पीछे का कॉज क्या होगा। विच प्रोसेस ऑफ माइंड मेड समवन टू प्रोड्यूस सर्टेन रिएक्शन टुवर्ड्स अ स्टिमुलाई, यानी किसी एक स्टिमुलस के प्रति मन के किस हिस्से ने, मतलब वो आया कहां से होगा, इस बारे में बात चल रही है। बताइएगा, फटाफट से बताइए। निवेदिता क्या पूछ रहे हो भाई? बताओ बताओ, क्या पूछ रहे हो बताओ, समस्या है कहाँ वो बताओ आप तो हमें, बाकी बातें छोड़ो आप तो हमको समस्या बताइए मैडम जी, फटाफट बताइए। और
चले आगे, और भी कहीं कहीं समस्या बची हो तो बता दो यार। नोट्स दे दीजिए। अच्छा, चलें। देखिएगा, इसमें सी और डी आपके मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में भाई, बिहेवियरिस्ट आर प्रीमैरिली कंसर्न, मुख्य रूप से किस बात का कंसर्न या चिंता उनके अंदर होती है? तो सी और डी में से कोई एक होगा, ये दोनों हम हटा चुके हैं। इफ आर रिएक्शन हैज हैपेंड, व्हाट कॉज दैट रिएक्शन टू हैपन? जो रिएक्शन हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है? विच प्रोसेस ऑफ माइंड मेड समवन टू प्रोड्यूस सर्टेन रिएक्शन टुवर्ड्स अ स्टिमुलाई? प्रोसेस ऑफ माइंड की बात अगर बिहेवियरिस्ट करने लग गए तो कॉग्निटिविस्ट क्या करेंगे? हैं? तो इनको प्रोसेस ऑफ माइंड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इनको पड़ता है यदि कोई प्रतिक्रिया हुई है तो उस प्रतिक्रिया के होने का कारण क्या है। भाई अगर किसी ने किसी को थप्पड़ लगा ही दिया तो मन में क्या था? गुस्सा आ रहा था या उसने कुछ बदतमीजी की थी? बस इतना ही है बिहेवियरिज्म में। क्या प्रोसेस लगी, कितने टाइम से चीजें थी, कुछ नहीं है इनको। मतलब इफ अ रिएक्शन हैज हैपेंड, व्हाट कॉज दैट रिएक्शन टू हैपन? पुलिस वाले आपको बिहेवियरिस्ट मिल जाएंगे बहुत हद तक, है ना? क्यों कि भाई ये हुआ है, क्यों हुआ है? अच्छा बताओ, फटाफट रिपोर्ट लिखवाओ, बात खत्म करो। ठीक, तो ये क्या हो गया? एक रिएक्शन यदि हुआ है तो किस वजह से हुआ है, बस वो रीजन जानना है इनको। बिहेवियरिस्ट है ये। ऐसा नहीं है कि कौन सी माइंड की प्रोसेस लगी होगी उस बिहेवियर को करने में, फिर तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी उसमें। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन हाउ एंड वाई द माइंड फंक्शंस? ये है क्वेश्चन नंबर 8। मनोविज्ञान का कौन सा स्कूल है जो, कोई दिक्कत नहीं है अमन, कितने सारे तो, या निवेदिता, कितने सारे तो पेपर अब ऑनलाइन हो ही रहे हैं। मॉक टेस्ट दे दो जाकर के किसी भी वेबसाइट पे। हाँ नीरज, क्या समस्या आ रही है भाई? आप तो कैसे भी नहीं बन पाएंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, कहाँ से सीखे हैं ये ऐसे ही हैं आप। थैंक्स टू करेबल एंड हिमांशु मैम, जो आपने केवीएस के बैच में भी लाइव क्लास दे रहे हो। अरे बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया। बस यही है उसमें उद्देश्य, जो सीरियसली पढ़ने वाला इंसान है, वो नहीं जिसको माँ बाप के पैसे उठा करके बस फूंक देने हैं, वो एक बार उसको भी मौका मिल पाए दोबारा से। देखिएगा 18 का डी कह रहा है कोई। देखिए, अगर हम बात करें कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो फोकस करता है हाउ एंड व्हाई द माइंड फंक्शंस, कैसे दिमाग काम करता है और क्यों करता है, बताइए फटाफट से बताइए। हाउ एंड व्हाई द माइंड फंक्शंस, कैसे काम करता है। और बहुत ही बढ़िया गलत जवाब इसमें आ रहे हैं, यामिनी, अनुराग, सोनल, अर्जुन। देखिए गलत कौन दे रहा है ये देखते हैं। सिर्फ यामिनी ने जवाब सही दिया, सोनल ने जवाब सही दिया है, अनुराग आप भी गलत बोल रहे हैं, बी ऑप्शन कह रहे हैं, अर्जुन भी गलत, गुंजन सही कह रही है, अंशिका सही कह रही है, गौरव भी गलत, दीप्ति माई भी गलत, नहीं दीप्ति माई सही कह रही हैं, वनीता गलत, आकांक्षा सही है आप, रविंद्र बी कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे। यामिनी आप इसमें सही हैं, या जिन्होंने भी डी ऑप्शन को मार्क किया है वो इसमें सही है। क्यों? क्योंकि यहां बात हो रही है संज्ञानवाद की, कॉग्निटिविज्म की। किसकी? कॉग्निटिविज्म की, यानी किसकी? संज्ञानवाद की, संज्ञानवाद की। क्लियर है बात? देखिए बिहेवियरिज्म ये देखता है व्यवहार हो रहा है तो क्या रीजन है, बस दैट्स इट। स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्शियसनेस में कौन से स्टिमुलाई के प्रति कैसा आपके दिमाग में रिएक्शन बनता है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सेंसेशंस हैं। ह्यूमनिज्म फ्री विल की बात करेगा, लेकिन क्यों हुआ व्यवहार, कोई जो प्रोसेस है, माइंड कैसे फंक्शन करता है, ये तो फंक्शनलिज्म भी नहीं देख रहे। फंक्शनलिस्ट भी क्या देख रहे हैं कि बाहर की दुनिया में आपका कैसा व्यवहार है और कैसे आप दुनिया में अडेप्ट करते हैं, फंक्शन करता है आपका ब्रेन। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाउ एंड व्हाई द माइंड फंक्शंस, कैसे क्या प्रोसेसेस लगती है, थिंकिंग है, परसेप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, मेमोरी है, अटेंशन है, किस चीज पे आपने ध्यान दिया उस चीज पे फिर आप सोच पाएंगे, कैसे और क्यों काम करता है दिमाग। इसकी बात कॉग्निटिविज्म में होगी। जब भी दिमाग की भारी बात हो समझाइएगा संज्ञानवाद की बात हो रही है, कॉग्निटिविज्म की बात हो रही है, ठीक, जो कि यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई? हु प्रोपाउंडेड द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड? SR बॉन्ड को किसने प्रोपाउंड किया? ये हम कम से कम भी 2-3 बार पिछले 2 दिनों में डिस्कस कर चुके हैं। उद्दीपक अनुक्रिया बंध जो है वो किसके द्वारा दिया गया? फंक्शनलिज्म जो है वाई हाउ, इस पे इतना फोकस नहीं करता। फंक्शनलिज्म देखता है रियलिटी। फंक्शनलिज्म आज की डेट में कुछ बहुत काम का नहीं है। वो देखेगा कि इन रियलिटी आप क्या कर रहे हैं, बस दैट्स इट। आपका ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, हाउ एंड वाई, कैसे करता है और क्यों करता है पे तो वो कभी नहीं जाएंगे, कैसे पे तो एक बार को चले भी जाएं। ठीक है शालू, क्या कह रहे हो बताओ? तमन्ना थॉर्नडाइक कह रही है, बिल्कुल सही जवाब, आसान सा सवाल है। तो SR बॉन्ड जो है थॉर्नडाइक को इसका जाएगा क्रेडिट, है ना। लेकिन अगर हम बात कहेंगे SOR की तो वुडवर्थ हो जाएगा।
RS की बात करेंगे तो स्किनर हो जाएगा, ये हम थियरीज में पढ़ेंगे। SS की बात करेंगे तो पावलोव हो जाएगा। ये भी इसी की बात करते हैं, SR की ही, बट इसको थियराइज करने का श्रेय थॉर्नडाइक को ही जाता है। आगे बढ़ेंगे, और इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो कह ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आसान सवाल है, बस थोड़ा बड़ा लग सकता है पढ़ने में। इन दी कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, रचनावादी संरचना में द चाइल्ड इज व्यूड एज, बच्चे को कैसे देखा जाता है, ये पूछा है। बताइएगा, फटाफट से बताइए, बताइए बताइए। मैंने अपने सेविंग के पैसे से क्या हेलीकॉप्टर खरीदा है या कोर्स? पैसे से आपका बैच लिया है, मेरे गुल्लक बस 1299 ही था। अरे वाह यार दिव्या, मेहनत कीजिए, सारे चीजें वसूल हो जाएंगी जैसे ही आप नौकरी ले लेंगे। देखिएगा, इन दी कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम द चाइल्ड इज व्यूड एज, धन्यवाद अंशु। अगर हम बात करें तो टैबुला रासा तो व्यवहारवादी थॉट है या एम्पेरिकल थॉट है, जो जॉन लॉक ने कहा 17वीं शताब्दी में। पैसिव बीइंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि नाम ही है कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी बच्चे को कंस्ट्रक्शन करनी है, एक्टिव रहना है, बच्चे को सक्रिय रहना है, ये तो पहला रूल है। ठीक, तो निष्क्रिय नहीं हो सकता, सो नहीं सकता। प्रॉब्लम सॉल्वर होगा एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये बात बिल्कुल पक्की है। बच्चा एक्टिव पाया जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में क्यूरियोसिटी होगी, एक्टिविटी करता पाया जाएगा, है ना। ये बात सही है, कंस्ट्रक्शन करेगा बेसिकली नॉलेज का। मिनिएचर अडल्ट नहीं है, जो लेस देन एन अडल्ट, मतलब छोटा रूप नहीं है बड़ों का, वो अपने आप में एक आइडेंटिटी है। सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टैबुला रासा। इससे आसान क्वेश्चन धरती पे आज तक नहीं बना है, बताइए फटाफट से। हु सेड द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टैबुला रासा, फटाफट से बताइए सरकार। सी होगा, अंजलि कह रही है सी। इसमें सब सही जवाब दे रहे हैं। रणविजय, कविता, कहकशा, नाम तो देखिए, शालू, बहुत बढ़िया जी, है ना। जॉन लॉक, ये एम्पेरिसिज्म की बात करते थे कि अनुभव से बनता है व्यक्ति, ठीक है ना, कि बच्चा जन्म के समय जीरो एक्सपीरियंस होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, वो अनुभव से सीखता है जो भी सीखता है, यानी खाली तख्ती है, टैबुला रासा है, यानी ब्लैंक स्लेट है, ब्लैंक चेक नहीं है, ब्लैंक स्लेट है, खाली तख्ती है जिसपे कुछ भी लिख सकते हो, गीली मिट्टी है, क्ले मिट्टी है जिसको कोई भी शेप दे सकते हो, ये जॉन लॉक कह रहे हैं। कब कहा इन्होंने ये? 17वीं शताब्दी, अगर टू बी प्रिसाइज तो 1690 में, 17th सेंचुरी। ये थॉट किस स्कूल से मिलता जुलता है? बिहेवियरिज्म से, व्यवहारवाद से। बिहेवियरिस्टिक थॉट है। अगर बिहेवियरिज्म के साथ साथ एम्पेरिसिज्म मिल जाए तो एम्पेरिसिज्म तो है ही, क्योंकि उस टाइम पे बिहेवियरिज्म उतनी चर्चा में था नहीं कहीं, ये तो बाद में हम इसको व्यवहारवाद से जोड़ पा रहे हैं। अदरवाइज उस टाइम पे एम्पेरिसिज्म था, अनुभववाद, जिससे लॉक बिलोंग करते थे, एम्पेरिसिज्म। ये छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान में रखने की आदत हो जानी चाहिए हमें, ठीक। छुट्टी अभी नहीं कर सकते, 9 क्वेश्चन और हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डैश, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मुश्किल क्वेश्चन जा चुके हैं, बहुत लड्डू क्वेश्चन आ चुके हैं, बताइएगा। डैश के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, है ना। किसने कही ये बात? बुक भी है इनकी, बिहेवियरिज्म के नाम की, या फिर बिहेवियरिज्म एज अ साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। बताया भी था आपको, कौन है ये व्यक्ति? बताइए बताइए, फटाफट से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बताइए। बी ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू डैश, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। पॉजिटिव साइंस है, सकारात्मक विज्ञान है व्यवहार का। चार्ल्स एफ स्किनर के अकॉर्डिंग, ये चार्ल्स एफ स्किनर कब से हो गए भाई? है ये बी एफ स्किनर है, बुरहज फ्रेडरिक स्किनर। ये आजकल के बच्चे भी बी एफ स्किनर, ये नहीं होगा। पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर वैसे जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने किया, चरक ने नहीं, जेम्स ट्रेवर ने नहीं, ठीक है। वॉटसन है जो बिहेवियरिज्म के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहे जाते हैं, व्यवहारवाद का जनक कहते हैं हम इनको। इनकी बुक का नाम भी है बिहेवियरिज्म, 1912-13 के आसपास पब्लिश हुई थी, व्यवहारवाद। और ये वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उनको कुछ भी बना दूंगा, है ना। तो ये स्किनर तो बहुत बाद में आए हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा।
डैश कॉइन्ड द फ्रेज लर्निंग सेट टू डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ लर्निंग हाउ टू लर्न। यानी हाउ टू लर्न, सीखते कैसे हैं, इस पे एक टर्म दिया किसी ने, लर्निंग सेट। ठीक, अब इस लर्निंग सेट जो फ्रेज है ये किसने, कि मतलब आप सीखेंगे कैसे, आपका मेंटल सेट क्या होगा, किसने इस पे बात की है? चरक एक बेसिकली फिलोसफर टाइप के व्यक्ति हैं, साइकोलॉजी में पढ़ते नहीं है तो इनको जस्ट ऑप्शन देना था तो दे दिया। बताइए शालू, बताइए बताइए। विनोद कह रहे हैं हाँ 1913 में, ऑफ कोर्स 1900। एक्चुअली होता क्या है कि इन्होंने काम किया, फिर वो पब्लिश होते 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 एस्टेब्लिश करते 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 13 आ जाता है, एक आध साल इधर उधर चलता है। आपको दिक्कत नहीं होगी ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एग्जैक्ट बताइए इस साल में आई। ठीक है बताइए। नहीं कोई जरूरत नहीं अमन, डन है इसी में। एक टाइम पे सिर्फ एक बैच से पढ़ो, बहुत बार बताया है। बी ऑप्शन, ईएल थॉर्नडाइक नहीं, ये जस्ट आउट ऑफ सिलेबस कह लीजिए आप इसको। हैरी हार्लो या हार्लो, हैरी हार्लो नहीं है कहा है, ये जो टर्म है ये आप इससे जोड़ सकते हैं, है ना। ये ऐसा है, ये आपको या तो याद होगा या तो नहीं होगा, ये डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, टर्म टाइप का क्वेश्चन है। ये इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, जो दो चार मैं अलग से कराती रहूंगी बीच बीच में, वो आप कर लीजिए। इसके अलावा इनको तो आप रटने बैठ जाएंगे, डेफिनेशन किसने कितनी दी है, कौन सी किताब का नाम किसका है, ये है वो है। दो चार भी क्वेश्चन आते नहीं है 100 में से, और उन दो चार क्वेश्चन के लिए आप पता नहीं अपनी कितनी मेमोरी यूज कर लेंगे कि आप हजारों डेफिनेशन रट चुके होंगे और फिर भी वो याद नहीं रहेंगे, क्योंकि पेपर में उसके अलावा भी कोई भी आ सकती है। तो ये तो मैंने जस्ट आपके थोड़ा सा मनोरंजन के लिए डाला है इसको, और इजी भी है। लर्निंग सेट किसने दिया, तो हैरी हार्लो। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द वर्ड सोल इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। सोल जो वर्ड है वो किस ग्रीक वर्ड से, किस यूनानी शब्द से लाया गया? सोल समझ रहे हैं ना, सोल को सोल मत समझिएगा, यहां आत्मा समझिएगा, हिंदी में आत्मा कहेंगे। और आत्मा का मनोविज्ञान कौन बात कर रहा है? स्ट्रक्चरलिस्ट बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है समर वेकेशन तो देंगे, कोई समर वेकेशन नहीं है शुभम, चुपचाप से जम के पढ़ाई करो। जिसके पास नौकरी नहीं है उसे समर वेकेशन चाहिए? देखिए सैटरडे संडे मिलते हैं समर वेकेशन के नाम पे। कभी ऐसा हुआ कहीं जाना हुआ तो अलग बात है, आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगी, उसमें आप बाकी चीजें कवर कर लेना। फिर देखिएगा, या मदर का एक ऑपरेशन है, वैसे मैं कोशिश करूंगी छुट्टी ना ही करूं इस बार, किसी भी तरह से मैनेज हो जाए। द वर्ड सोल इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, साइकी से आया है भाई, सिंपल बात है। साइकी, साइकी प्लस लोगोस मिलके बने थे साइकोलॉजी, और साइकी का मतलब शुरुआत में क्या था, सोल था, फिर माइंड हुआ, फिर कॉन्शियसनेस हुआ, फिर अभी हम किसकी बात करते हैं, बिहेवियरिज्म की बात करते हैं आज के समय में। तो साइकी का मतलब यहां सोल से है, आत्मा से है। ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये हमारे टाइपिस्ट जिन्हें एकदम खतरनाक हिंदी को टाइप कर दिया है, तो एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना, पेपर में भी हो सकता है आपके साथ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी। कंसिडर्ड, देखिए वर्ड पढ़िएगा, कंसिडर्ड, किसको माना जाता है साइकोलॉजी का जनक? कंसिडर्ड, ये कोई फैक्ट नहीं है कि भैया सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये वो वाली सिचुएशन है, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, माना जाता है। भाई बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सीडीपी क्वीन कह देते हैं, तो अब क्या मेरा नाम वही हो गया, या ये किसी ने आके राष्ट्रपति जी ने कहा था कि ऐसा है? नहीं, लेकिन माना जाता है ऐसा, कर्मों से मान लिया बहुत सारे लोगों ने, सबने कहा हाँ ऐसा ही है जी। हमें तो इंटरेस्ट नहीं आता था इस सब्जेक्ट में, आपसे बढ़ के आ गया, एग्जाम निकल रहे हैं। ठीक, तो ये माना जाता है वाली बात है। मैंने बताया भी था केलर ने इनको 1937 में कहा भी था, नहीं उनको कहा था वो तो एरिस्टोटल को। ठीक, तो बहुत सारे लोग हैं जो किसको ये श्रेय देते हैं, वुंट को देते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वुंट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश किया 1879 में लिप्जिग जर्मनी के अंदर। एक अलग से इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है इनको। ठीक, तो ना तो ये वॉटसन है ना जेम्स है, और अगर पूछे फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी तो आप एरिस्टोटल लिख देंगे, और अगर इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं होता, अरस्तु होता तो अरस्तु हो जाता, अगर वुंट भी नहीं होते। अगर नॉर्मली पूछे फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट, फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स। इतना फंसाता नहीं है आपसे, वैसे आसान ही क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ेंगे, वही है स्ट्रक्चरलिज्म वाले विलियम वुंट, वॉलंटियरिज्म की बात की थी इन्होंने शुरुआत में। इंडिविजुअल, क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैव बीन डिस्कस्ड इन प्लेटोज। प्लेटो की एक पुस्तक है, प्लेटो की एक पुस्तक है। प्लेटो के विद्यार्थी थे अरस्तु। और सुकरात के विद्यार्थी थे प्लेटो।
तो जो संवाद हुआ सुकरात और सोक्रेट्स और प्लेटो के बीच, उसकी एक बुक लेकर के आई गई जो संवाद है वो, और उस बुक का नाम है रिपब्लिक, द रिपब्लिक बोलते हैं इसको। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात जो है वो रिपब्लिक में की गई। प्लेटो की बहुत ही फेमस बुक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो द रिपब्लिक में इसकी बात हुई, द माइंड नहीं है, द रिपब्लिक। हाँ, इसमें तो तुक्का लगा दिया होगा आपने, लगा सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो है ना। द माइंड नहीं है इनकी किसी भी बुक का नाम, द रिपब्लिक है प्लेटो की, बहुत ही खतरनाक सी किताब है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संवाद के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए और समझिए क्या कहता है। विच पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी एम्फेसाइजेस अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ एंड ईच इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स टू अचीव पर्सनल कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ की बात हो रही है, सेंस ऑफ सेल्फ क्या है व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल का अटेम्प्ट अचीव करने का कॉम्पिटेंस कि वो दुनिया में बेहतर कर सके, और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का, खुद की नजरों में इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट से थोड़ा सा बेहतर वर्ड, ठीक। तो ये किस थॉट में आएगा, तो ये आएगा आपका ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में, क्योंकि सेल्फ की बात, सेल्फ एस्टीम की बात, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात, ये सब ह्यूमनिस्ट लोग मानते हैं कि व्यक्ति जो है उसका जो हाईएस्ट एम है वो क्या है, ये हम थियरी वेरी में पढ़ेंगे, ठीक। कॉग्निटिविज्म नहीं कहेगा इस तरह की बात, ये कहेंगे कि व्यक्ति का जो पर्सनल सेंस ऑफ सेल्फ है कि मैं हूं कौन, या फिर मेरे को अच्छा करना जीवन में, सेल्फ एस्टीम, मुझे चार लोग जाने, है ना। तो ये क्या, डी ऑप्शन, या मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, तो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, बताइएगा। मनोविज्ञान किसका, कंस्ट्रक्टिविज्म में किसी फादर को नहीं माना जाता, पियाजे वाइगोस्की दो इंपॉर्टेंट नाम है, देखिएगा। लर्निंग की बात हो रही है, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लर्निंग, अरे नहीं भाई, है पहले ही दिन बताया था, इन तीनों में से कुछ भी कह देते तो चलो मैं मान लेती कि आप घबरा गए होगे, ठीक है ना। आज के डेट में अगर साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ पूछे आपसे, तो आपको जवाब एक देना है, वो है बिहेवियरिज्म। अगर प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम पे पूछता तो आप सोल कह देते, है ना, आप सोल कह देते। हालांकि इसमें एग्जामिनर पे ज्यादा बेस्ड होगा, ये सोल भी इसका आंसर कंसिडर कर सकते हैं और बिहेवियर भी, लेकिन जो ज्यादा बेहतर आंसर है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवहार है आंसर, ठीक है, बिहेवियर है आंसर। क्योंकि आज की डेट की बात हो रही है, या इन जनरल भी, सोल अगर बिहेवियर नहीं होता तो सोल को टिक कर सकते थे, लेकिन अब जो कॉमन डेफिनेशन है वो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है आज के समय में, ठीक। तो सोल गलत नहीं होता, क्योंकि ये नहीं लिखा कि मॉडर्न टाइम में, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा चलने वाला जो आज के समय में थॉट है वो है बिहेवियर, यानी व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, जैसा कि हम कह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। द वर्ड साइकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, साइकोलॉजिया, है ना, कहां से आया, डेराइव कहां से हुआ, ये जो इंग्लिश शब्द है साइकोलॉजिया से हुआ। वो वर्ड क्या है, साइकोलॉजिया इंग्लिश वर्ड था, लैटिन था, फ्रेंच था, ग्रीक था, क्या था। तो मैंने आपको बताया था ये बहुत क्लियरली कि लैटिन वर्ड था साइकोलॉजिया, जिससे साइकोलॉजी आई पहली या दूसरी क्लास में, साइकोलॉजिया, है ना, जिसको अगर हम ब्रेक करें, साइकोलॉजी बना इससे, और साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकी प्लस सोल, साइकी प्लस लोगोस, लोगोस का मतलब है स्टडी, साइकी का मतलब शुरुआत में सोल था, ये चेंज होता गया बाद में, ये फिर माइंड बना, कॉन्शियसनेस बना, बिहेवियरिज्म बना आज के समय में। लोगोस है स्टडी, तो या फिर साइंस, तो साइंस ऑफ सोल या साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी कहलाएगा, ठीक। ग्रीक वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड से आया है, साइकोलॉजिया जो है वो लैटिन वर्ड है, ग्रीक से तो आई है निकल करके साइकोलॉजी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम कर चुके हैं, नहीं 29 ही किया है हमने। 30 देखिएगा। साइकोलॉजी इज नाउ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ, मनोविज्ञान को आज के समय में किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, नाउ डिफाइंड एज, किस चीज की साइंस, बताइए। आज की बात हो रही है, मॉडर्न टाइम की, आज किस चीज का साइंस मानते हैं हम साइकोलॉजी को, फटाफट से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, सोक्रेट्स को पनिशमेंट के कारण दुनिया छोड़नी पड़ी, देखिएगा आज मिल जाएगी पीडीएफ। सी ऑप्शन, बिल्कुल आज के समय में मॉडर्न टाइम में साइकोलॉजी क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन है। सब कुछ नहीं हो सकता है, ये आज तक जितने भी रहे हैं उसमें सब कुछ ऑल हो जाता, लेकिन नाउ पूछा है। अगर ये ऑल का ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन में होता ना कि साइकोलॉजी किसकी साइंस है, तो इसमें ऑल सही हो जाता, लेकिन वहां ऑल का ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब नाउ पूछ लिया या मॉडर्न टाइम में पूछ लिया, तो बिहेवियरिज्म पे स्टिक करना पड़ेगा।
अगर ऑल का ऑप्शन नहीं हो तब भी बिहेवियरिज्म पे स्टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला या मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? विल्हेम वुंट, विलियम जेम्स, पैवलव या थॉर्नडाइक? जवाब दीजिए, इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं है, लड्डू क्वेश्चन है एकदम फ्री का नंबर। देखिएगा फटाफट से, ए ऑप्शन कह रहे हैं एग्जैक्टली विल्हेम वुंट, विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। इन्होंने पहली लैब कहां? लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में, आज उसको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, आसान सा क्वेश्चन, क्या पूछा है? फर्स्ट लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी एंड कंट्री, किस शहर और किस देश में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया गया? बताइएगा। लिप्जिग जर्मनी, टोरंटो कनाडा, टोरंटो में, या फिर वियना ऑस्ट्रिया, या कॉर्नेल यूएसए? 1879 में, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, 1879 में विल्हेम वुंट के द्वारा पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया गया। कहां? लिप्जिग जर्मनी में, लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी। लिप्जिग शहर है बेसिकली जर्मनी, और नाम क्या है आज के समय में? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भारत में किस शहर में स्थापित की गई? बताइए, फटाफट से बताइएगा, फिर ही चल के हम बढ़ेंगे आगे। आपको अब आगे से अलग से प्रैक्टिस की जरूरत कम पड़ेगी, क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिस सेशन जो यूट्यूब पे भी चलेगा, यहाँ भी, वो साथ साथ चलने लगेगा। वियना ऑस्ट्रिया कह रहे हो, हे भगवान, वो सिगमंड फ्रॉइड की बात हो रही थी, है ना? अगर ये पूछ लेता कि वो साइको एनालिसिस स्कूल कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, तब आप वो बात कह पाते, अभी आप वो बात नहीं कह सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? हाँ गौतम, तो आंसर क्या हुआ? कोलकाता। क्या पूछा है? भारत में किस शहर में मनोविज्ञान की पहली, 1916 की बात है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कहेंगे उस टाइम पे, आज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु हैव एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट लेबोरेटरी इन इंडिया? लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा हुई भारत में? बताइएगा फटाफट से। ए कह रहे हैं सारे लोग, चलिए देखिएगा। अटक रहे हैं आपके कमेंट्स, बहुत संख्या में लोग हैं, इसका मतलब आज क्या हुआ, सारे जाग गए हुए हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना साइकोलॉजी, दोबारा दिक्कत नहीं होगी, और पढ़ा भी दोगे 4 लोगों को, और नंबर भी ले आओगे, और खुशी खुशी क्रेडिट भी दे दोगे, है ना? आजकल क्रेडिट से भी बड़ी समस्या रहती है लोगों को। सी ऑप्शन रवीना कह रही हैं। नहीं भाई, एएन चटर्जी नहीं है, बीएन बनर्जी नहीं है, सीएस बोस नहीं है, डॉक्टर एनएन सेन गुप्ता है। 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी की स्थापना की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, है ना? और एक पहला डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश हुआ साइकोलॉजी का। हार्वर्ड ग्रेजुएट थे, हार्वर्ड से पढ़े थे, और आकर के भारत में भी सोचा कि कुछ कुछ करते हैं इस तरह का। आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो बता दो। 15 और 16वें सवाल में किसी को तो समस्या थी, आउट ऑफ 34 कितने ठीक हुए जरा बताना फटाफट से, कमेंट करो, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। नहीं कर सकते नम्रता, अपियरिंग में D2+ भी नहीं कर सकते। हाँ बताइएगा एक बार। 30 आउट ऑफ 34, 22, 30, बहुत सारे आंसर गलत हैं। 34 आउट ऑफ 34। देखिएगा उनमें एक हल्का सा टर्म होगा जिसकी वजह से गलती हुई होगी, आप टर्म पे फोकस ले गए होंगे, जबकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना होता है क्वेश्चन का, कि वो पूछना क्या चाह रहा है, उसके नेचर को, उसके मूड को पढ़ना होता है। जैसे पापा का मूड पढ़ लेते हैं ना लोग घर में आते हैं कि आज कैसे से मूड में है, तो अभी ये बात करना सही रहेगा या नहीं, वैसे ही मूड समझना है, कॉन्टेक्स्ट में समझना है क्वेश्चन को, है ना? जस्ट वर्ड मीनिंग नहीं निकालने होते सिर्फ। 30 आउट ऑफ 30, चलिए बहुत बढ़िया। 33 भी हैं किसी के, तो 29 सही है, बहुत बढ़िया। 15, 25, 27,
काउंट नहीं किया, बट 5-6 गलत हैं। चलिए ठीक है, हाँ पीडीएफ फाइल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये आपको लास्ट में मैं एक बार सारा रिवाइज करना है। ये जो पूरा चैप्टर है, नोट्स बनाओ अपने हैंड रिटन मस्त, पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी मैं कमिटमेंट दूं या नहीं, बट कल मैं एक बार चेक भी करा लूंगी। कुछ तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट मैंने इनको बोला हुआ है कि एक बार मैं फाइनल चेक करके तभी आपको दे पाऊंगी। तो 4-5 पीडीएफ में जो मिल जाएंगे, इसके नीचे आंसर की भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है ना। चलिए, तो आप कल या परसों तक रुक जाइए, आप कहिए ही मत, मैं स्वयं दे दूंगी, और फिर आपको साथ साथ मिलने लगेंगी। हर दिन ही मिलती है पीडीएफ वैसे, ठीक। 15 और 16वें सवाल में किसी को समस्या थी, उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15-16 में कुछ लोग थे जो दुखी थे। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो हम यहाँ पे ये देख पाएंगे कि सुहानी थिंक्स दैट सिंस द वे ऑफ थिंकिंग प्रमोट्स डिफरेंट बिहेवियर्स, सो द थॉट कैन नॉट बी अ बिहेवियर इटसेल्फ। यानी जो थिंकिंग है वो व्यवहार नहीं हो सकता, थिंकिंग से व्यवहार आता है। तो ये बिहेवियरिस्ट तो है नहीं कि सिर्फ व्यवहार को इन्होंने कह दिया हो, ये कॉग्निटिविस्ट हैं अगर देखा जाए, क्योंकि ये देख रही है कि व्यवहार का रीजन क्या है, थिंकिंग है, ठीक है ना। तो कोई और हर एक थॉट व्यवहार नहीं हो सकता। जो मेरे दिमाग में चल रहा है सब कुछ थोड़ा ना मैं व्यवहार में ले आऊंगी। तो ये संज्ञान की बात कर रहे हैं, थिंकिंग पे ज्यादा फोकस है इनका, थिंकिंग की बात कॉग्निटिविस्ट करते हैं। एकदम आसान बात। आगे बढ़ेंगे, 17वें सवाल में 15-16 में दिक्कत थी। देखिएगा, ब्रेकिंग अप द मेंटल परसेप्शन इनटू स्मॉल चंक्स देन स्टडीइंग देम। भाई ये जो मेंटल परसेप्शन है आपका, मेंटल प्रोसेस है कंप्लीट, इंट्रोस्पेक्शन में बैठ करके स्मॉल चंक्स में इस स्टिमुलाई को देख के ये मन में फीलिंग आती है, इस कलर को देख के ये आता है, इस कलर को देख के ये आता है, ये सेंसेशन उठती है, ये स्ट्रक्चरलिज्म करता है ना। मेंटल प्रोसेसेस की बात नहीं हो रही है सच। यहां इन जनरल जो एक परसेप्शन बन रहा है किसी चीज को देख करके, आप रेड कलर को देख के कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको चंक में तोड़ के, मतलब जो आपका ओवरऑल मेंटल परसेप्शन है, जो भी चीजें आपके दिमाग में आपके 5 सेंसेस ने बनाया है एक परसेप्शन, उसको तोड़ के देखना स्ट्रक्चरलिज्म है, टुकड़ों में। क्लियर है। चलिए, और किसी का सवाल? दिव्यांश कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दो। चलो बता देंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कह रहे हैं, ब्रेकिंग किसी ने कहा व्यवहारवाद, नहीं नहीं, गलती से कई बार फ्लो में हो जाता है अगर ऐसा है तो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैंने वही दी हो जो अभी दी है, बट टिक गलती से हो गया हो। फ्री एसोसिएशन टेक्निक, ये तो इजी है ना। फ्री विल लिखा होगा तो ह्यूमनिज्म हो जाएगा, लेकिन जब फ्री एसोसिएशन लिखा है यानी बातचीत की बात हो रही होगी। फ्री विल है आपकी स्वतंत्र इच्छा क्या है, लाल सिंह चड्ढा का एग्जाम्पल भी दिया था कल आपको, ठीक है। फ्री एसोसिएशन आ जाएगा साइको एनालिसिस में, ये तो पूरा शाहरुख खान का वो ड्राइंग बना के बताया था आपको, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही रखें। धन्यवाद आपका, कल मिलेंगे। कहीं समस्या आ रही है तो बता दो आप, मैं 1 मिनट और रुक करके आपके ही डाउट ले लेती हूँ। लोग बहुत सारे हैं, सबका जवाब देना संभव नहीं होता, बट आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप सेशन डेली बेसिस पे देख रहे हैं। हो सकता है आज जो डाउट आया कहीं और जाकर के अपने आप सॉल्व हो जाए, कोई और पूछ ले आपकी जगह पे, ठीक है। कल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलें, आज के लिए इतना ही रखें। मल्टीपल टाइम समझिए, ये चीजें नई हैं आपके लिए, ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और फिर भी दिक्कत होती है, तब भी आप कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ रहे हैं कोचिंग में। लेकिन ये तो अपने आप में नया सब्जेक्ट है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, बस समझते जाइए चीजों को। अंजू मिलेगी, बढ़िया से मार्क्स लेके आइए, मिलिए, लेट्स लर्न की बॉटल भी देंगे आपको, ठीक है ना। सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी लगभग हो जाएगी जो हम पढ़ रहे हैं जिस लेवल का अभी। मैम आप कमेंट्स पे ध्यान नहीं देती हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं, समझ नहीं आती हैं। सविता, कुछ चीजें छूटेंगी नहीं अगर समझने पे ध्यान होगा, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना है चीजों को, सारे कमेंट्स पे ध्यान दे पाना नहीं है संभव, नहीं तो इसी बैच की फीस कम से कम 20,000 होगी ऑफलाइन में फिर, क्योंकि सामने बैठे हैं। वहां भी क्या होता है, अगर 500-600 लोग हैं तो उसमें भी बड़ा दिक्कत होता है 1-to-1 डाउट की। मल्टीपल टाइम समझना है अभिलाषा, फिर उस चीज को मल्टीपल टाइम क्लियर कॉन्सेप्ट करके, और कॉन्टेक्स्ट समझना है किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है जी। कुछ ऐसे भी इसमें कॉन्सेप्ट थे जो जस्ट आपको पता होने चाहिए। अब रेडिकल बिहेवियरिज्म पता होना चाहिए, यूज कुछ नहीं है उसका, बस पता होना चाहिए आपको कि स्किनर ने इस पे ज्यादा फोकस किया है, या वो जो मेंटल सेट वाला, लर्निंग सेट वाला क्वेश्चन था, हार्लो वाला, पता होना चाहिए, बस बता दिया कुछ एक्स्ट्रा में। उसको ये मत सोचो कि हर चीज जो है वो आपको हर पहले बताई जाएगी फिर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2-4 क्वेश्चन हमेशा अलग से रहेंगे, तो उनकी भी आदत होनी चाहिए आपको। चलिए, कोई और बात अगर आपको लग रही है कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। डेली कंटिन्यूटी बनी रहे, डेली पढ़िए बैठ के, डेली।
चाहे मन खराब हो, अच्छा हो, बुरा हो, क्लास मत छोड़िए, क्योंकि आप इकट्ठा करते जाएंगे, फिर मुश्किल होगी आपको वो कंप्लीट करने में। सैटरडे संडे बैठ के सारा बैकलॉग निपटा दीजिए, अगर कोई क्लास छूट भी जाती है किसी वजह से या ज्यादा क्लासेस हो रही हैं तो। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट प्याजे हैं, रेडिकल बिहेवियरिज्म की बात स्किनर करते हैं, दो अलग चीजें हैं, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। हाँ, पूरे देश भर से आप दे सकते हैं भाई, उड़ीसा से भी दे सकते हैं, डीट प्लस भी, तो पूरे देश भर से आप एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। रचनावाद में कोई फादर नहीं है, या तो प्याजे हैं या वाइगोस्की हैं जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। रचनावाद सारी अच्छी पॉजिटिव चीजों को मिला करके बना है, ठीक है जी। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं 7 बजे, 7:10 तक क्लास शुरू हो जाती है। साइकोडायनेमिक भी साइको एनालिसिस स्कूल को ही बोलते हैं, मनोविश्लेषणवाद को ही। डायनेमिक क्यों बोलते हैं, वो थियोरी है, जब थियोरी में आएगी बात सिगमंड फ्रॉइड के बारे में तब मैं बताऊंगी, ईगो और सुपर ईगो की वजह से डायनेमिक बोलते हैं उसको, ठीक है जी। साइकोसेक्सुअल भी बोलते हैं, उसका भी रीजन बताऊंगी लिबिडो के बारे में।